370 हटने के बाद लगातार मैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर रिपोर्टिंग करती हूँ। पहलगाम के बाद जो चीजें मैंने महसूस की यहाँ पर आकर, सुरक्षा व्यवस्था जो बीच में बहुत कम कर दी गई थी, हमारी सेना के लोग नहीं दिखाई देते थे आमतौर पर सड़कों पर, अब उनमें इजाफा हो गया है। तो इसको लेकर क्या कोई खास रणनीति आप लोगों ने अख्तियार की? मुझे लगता है कि वो इजाफा नहीं हुआ है। सुरक्षा की एक रणनीति बनती है, यूनिफाइड कमांड की मीटिंग या बाकी सिक्योरिटी रिव्यूज होते हैं, उसमें फैसले किए जाते हैं जिसके अनुसार काम होता है। अभी अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, बिल्कुल 3 टियर सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है। कुछ पर्यटक स्थलों को हमने बंद कर दिया था। एक फैसला उस दिन जब गृह मंत्री जी आए थे तो सिक्योरिटी रिव्यू में ही ये फैसला हुआ था कि अब कोई भी टूरिस्ट स्पॉट तभी खोलेंगे जब वहाँ पर्याप्त सुरक्षा होगी। बिल्कुल, उसमें से काफ़ी खोल दिए गए हैं, जो बचे हैं फेज वाइज मैंने कहा था उन्हें भी खोल दिया जाएगा। लेकिन जहाँ भी पर्यटक स्थल खोले जा रहे हैं वहाँ नफरी फोर्स की लगाई जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। पहलगाम में जहां पर आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया था, वहां की स्थिति क्या है? वो यात्रा के कारण वो स्थल नहीं खुला है। पहलगाम के बाकी स्थल खोल दिए गए हैं, लेकिन वो स्थल नहीं खुला है क्योंकि अभी अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है। अमरनाथ यात्रा के बाद उस जगह को भी खोल दिया जाएगा। उस स्थान के बारे में एक बात मुझे कहनी है जी। कई लोग ये सवाल उठाते हैं, वहाँ एक कमरा भी नहीं है सरकारी जहाँ फोर्स रह सके। जब बैसरन घाटी में, बैसरन घाटी हाँ, सड़क भी नहीं है बहुत ऊपर हाँ, तक। वो आप गई हैं, आपने देखा है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे जब भी खोला जाएगा तो रिव्यू करके और पूरी सुरक्षा के साथ खोला जाएगा। अच्छा, बैसरन घाटी में अब रिव्यू करके और सुरक्षा व्यवस्था देने के बाद फिर उसको खोला जाएगा। अब लोग पलटकर सवाल पूछते हैं कि जब पता है कि वहां पर इतनी बड़ी तादाद में पर्यटक जाते थे तो फिर सुरक्षा के इंतजाम वहां पर क्यों नहीं किए गए? ये सवाल बड़ा लाजमी है। मैंने कहा कि 3 दिन पहले ही लोग जाना शुरू किए थे, उनको परमिशन भी नहीं थी ले जाने की। 3 दिन पहले जिस समय आतंकवादी हमला हुआ, 22 को घटना हुई, 17-18 तक वहाँ कीचड़ था। 19 को पहली बार पर्यटक वहाँ गए। किसी को मालूम नहीं था कि वहाँ, क्योंकि उनको परमिशन अभी जेके टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन ने उनको अधिकृत रूप से कोई परमिशन नहीं दिया था। फिर कैसे लोग वहां पर पहुंचने लगे थे? अब उस विवरण में जाने की जरूरत नहीं है। लोगों को अच्छा लगा, लोग जा रहे थे, शांति थी। हाँ, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को हमने अंजाम दिया, आतंकवादियों को मार गिराया। वहां पर मसूद अजहर भी रो रो कर कह रहा था कि हमें मार दिया जाए। लेकिन पहलगाम में जिन आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया वो आतंकवादी कहां हैं? विपक्ष की ओर से बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि NIA हमारे देश की सबसे अच्छी टेरर के मामलों की जांच करने वाली एजेंसी है, वो जांच कर रही है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि उस पर कोई प्रतिक्रिया देने से सबको बचना चाहिए। ठीक है। जांच की प्रगति जहां तक पहुंची है, मीडिया के माध्यम से देशवासियों को काफ़ी हद तक जानकारी मिली है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जहां भी हैं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, और उनका अंजाम भी वही होगा जो बाकी लोगों का हुआ है। अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनकी उम्र कितनी थी, वो कौन लोग थे, पाकिस्तान से आए हुए थे? वो आइडेंटिफाइड हैं, ठीक है, पाकिस्तानी थे, भी आइडेंटिफाइड हैं। लेकिन NIA सब कुछ ओपन करके और मीडिया और देश को बताते चले तब तो वो खोजने में सफल कैसे होंगे, उनकी अपनी रणनीति होती है। लेकिन NIA बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है और मैं आश्वस्त हूँ कि जल्द ही वो अपने अंजाम तक पहुंचे। वहां से कैसे फरार हो गए ये भी पूछा जा रहा है कि आए आराम से उन्होंने धर्म पूछकर वहां पर लोगों का कत्लेआम किया और उसके बाद वहां से भाग गए। दिल्ली बैठ करके बयान देना अलग बात है। जो लोग वहां की भौगोलिक परिस्थिति देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि पहाड़, जंगल, फोर्स जितनी भी लगे वहां फोर्स पहुंचे, चारों तरफ घेरे हुए थे लोग। लेकिन यहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ बड़ा मुश्किल होता है। आप यहाँ घूमी हैं, बिल्कुल, आप देखेंगी तो मुझे लगता है कि आपको ये बात जरूर समझ में आ रही होगी। कुछ लोग जो इन भौगोलिक परिस्थितियों से न ही परिचित हैं वो कह सकते हैं, उनका कहना वाजिब भी है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे बदलाव की आपने बात कही, लेकिन उसी के साथ साथ पहलगाम ने एक बड़ी चुनौती भी सरकार के सामने पेश कर दिया है। अब दूसरा सवाल यह है कि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं हों, उसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? हाल ही में आपने जो मीटिंग की थी उसमें मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया, उसको लेकर विपक्षी दलों ने बहुत सवाल खड़े किए कि अब तो चुनाव हो गए, CM चुन लिए गए, उसके बावजूद उनको रिव्यू मीटिंग में शामिल नहीं किया जाता है। लोग क्या कहते हैं इस पर प्रतिक्रिया देना मेरा काम नहीं है।
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देश की संसद ने बनाया है। संसद ने उसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सबके अधिकार पहले से डिफाइन किए हुए हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से आपको और आपके चैनल के माध्यम से देश को और जम्मू कश्मीर को कहना चाहता हूँ, कोई अनाधिकार चेष्टा मैं कभी नहीं करता। जो अधिकार मुझे नहीं मिला है कानूनन, उसमें मैं कभी कदम नहीं रखता हूँ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? क्योंकि अगर उपराज्यपाल किसी और पार्टी से ताल्लुक रखते रहे, जो आपका पुराना इतिहास रहा है, उपराज्यपाल बनने के बाद तो पार्टी नहीं होती है और वो खुद दूसरी पार्टी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आते हैं, तो फिर आप लोगों के बीच क्या तालमेल बेहतर है कि जम्मू कश्मीर को और सही तरीके से तेज गति से आगे बढ़ाया जा सके पूरी सुरक्षा के साथ? मेरे और मुख्यमंत्री जी के बीच कोई संवादहीनता नहीं है। अधिकांश विषयों पर हमारी चर्चा हो जाती है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में होती है। मैं समझता हूँ, और जब भी कोई ऐसी जरूरत होगी बातचीत करके समस्या का समाधान करने में हम दोनों लोग एक साथ काम करेंगे। बहुत सारे मुद्दों पर उनका पार्टिसिपेशन कम होता है और उधर से कहा जाता है कि आप उनको इनवाइट नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा डोमेन है जिसमें उनको रहना चाहिए और मैं न बुलाऊं। ऐसा एक भी उदाहरण कोई नहीं बता सकता है। मनोज सिन्हा जी, इसके पहले आप सांसद के तौर पर, केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन 5 सालों का ये जो कार्यकाल रहा है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों से लगातार ये पूरा हिस्सा हमेशा पीड़ित रहता था। आए दिन हम लोग खुद पत्थरबाजी की घटनाओं की खबरें पढ़ते थे, वो ब्रेकिंग न्यूज हर रोज सुबह 9 बजे चला करती थी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, बतौर उपराज्यपाल यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या पेश आई है? मैं जब आया था तो मुझे 2 बातें समझ में आई। एक, कि इंडियन स्टेट की अथॉरिटी जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से इस्टेब्लिश होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर का भारत के साथ फुल इंटीग्रेशन होना चाहिए। और मैं आज बहुत संतोष से बात कहना चाहता हूं कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये दोनों लक्ष्य हमने प्राप्त किया है। अब उस तरह की दूरी नहीं है जो बार बार कही जाती थी कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी बहुत ज्यादा है जम्मू कश्मीर, खासतौर से कश्मीर के लोग और दिल्ली के लोगों के बीच। मैंने उत्तर आपके प्रश्न का दे दिया है। किस तरह से आपने ये कामयाबी हासिल की, क्या किया आपने? नहीं, एक तो प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, गृहमंत्री जी की सक्रियता और यहाँ की आवाम और हमारे प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग। मुझे लगता है कि आर्मी और बाकी CAPF सबके सहयोग से ही ये काम हो सका। कोई एक व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। जब हम लोग खुद पहले आते थे यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए तो इंडियन मीडिया कह के हम लोगों को संबोधित किया जाता था। पत्थरबाजी की घटनाएं, लाल चौक से बहुत मुश्किल है कि आप कभी भी वहां पर खड़े होकर लाइव कोई कार्यक्रम कर सकें, लेकिन अभी वहां पर हालात काफी ज्यादा बेहतर हैं। तिरंगा शान से लहराता हुआ वहां पर दिखाई देता है क्लॉक टावर के ऊपर। मुझे लगता है कि असली ब्रांड एम्बेसडर तो आपको होना चाहिए। मोदी जी की सरकार में 5 वर्ष में जो परिवर्तन हुआ, अब ये शब्द कोई जम्मू कश्मीर में प्रयोग करेगा ऐसा बड़ा मुश्किल है। जी, हम लोगों ने खुद जो देखा है, मैं उसका जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब बहुत भयानक बाढ़ आई हुई थी 2014 में, मैंने उस समय भी यहाँ पर आकर कवरेज की थी और मैंने हालात यहाँ के देखे थे। लेकिन अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन यकीनन यहाँ पर हुआ है। लेकिन रोजगार, हालांकि एक बहुत अच्छी भी चीज है जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जिस हिस्से में लगते हों, युवाओं को बरगलाकर उनसे इस तरह के स्लोगन वहां पर करवाए जाते हों, लेकिन अब वही युवा रोजगार की बात करता है। वो कहता है कि रोजगार देने में अभी पूरी तरह से कामयाबी आप लोगों को नहीं मिली है। ये बड़ा परिवर्तन है कि युवा रोजगार की बात करे। अब युवा पत्थरबाजी की बात नहीं करता, हथियार की बात नहीं करता। मैं समझता हूँ ये बड़ा परिवर्तन है। और जब मुझे लगता है कि अपेक्षाएं बढ़ती हैं, आकांक्षाएं बढ़ती हैं, तभी ये सब संभव है। जब लोगों को लगता है कि नहीं काम हो रहा है, तब अपेक्षा बढ़ती है, आकांक्षा बढ़ती है। ये सच है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में 40-42 हज़ार से ज़्यादा सरकारी पद भरे गए। और एक बात का संतोष है कि योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर भरे गए, किसी की सिफारिश पर नहीं भरे गए। दुनिया के किसी देश में सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। इंडस्ट्री के कारण रोजगार मिला है, HADP एग्रीकल्चर की, उसके कारण रोजगार मिला है, टूरिज्म के कारण बड़ी मात्रा में रोजगार मिला है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जो स्कीम्स हैं भारत सरकार की, जम्मू कश्मीर प्रशासन की, उसमें आपको जानकर खुशी होगी, PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर की आबादी 1% है और ये लगातार 3 वर्षों तक देश में नंबर 1 रहा है जी। व्यक्तिगत रोजगार देने में, यूनिट एस्टेब्लिश करने में। आपको ध्यान होगा, पीछे भी जब आप आई थी तो बैक टू विलेज करके एक कार्यक्रम चलाते थे। बिल्कुल।
उसमें एक लक्ष्य होता था कि गांव से नौजवान को आइडेंटिफाई करना, नवयुवती को आइडेंटिफाई करना, उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिलाना, हैंड होल्डिंग करना और उसे इंटरप्रेन्योर बनना। ऐसी बड़ी संख्या है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में 8-9 लाख महिलाएं अच्छा व्यापार कर रही हैं जी। एक्सपोर्ट को अगर आप देखेंगी, जीआई टैगिंग, क्यूआर कोड का बड़ा लाभ मिला। वो कालीन, कारपेट हो, हाँ, पश्मीना हो या हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम का एक्सपोर्ट लगभग डबल हो गया है। तो कई फ्रंटों के कारण मुझे लगता है बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है, और पर्यटन अकेले बड़े सारे लोगों को रोजगार देता है। पहलगाम के बाद क्या पर्यटन में कमी आई है? ये सच है कि पहलगाम के बाद टूरिस्टों का आना बिल्कुल बंद हो गया था। अब बाबा अमरनाथ की यात्रा चल रही है और बड़े उत्साह से, आज मैं उम्मीद करता हूँ 1,98,000 हो गया था अभी कुछ देर पहले, मैं समझता हूँ आज 2 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगा। ठीक है। जम्मू कश्मीर की सरकार भी इसके लिए प्रयत्न कर रही है, मैंने भी निजी तौर पर इसके लिए प्रयत्न किए हैं, कॉन्फिडेंस लोगों में बढ़े, और भारत सरकार ने भी इसके लिए काफ़ी प्रयत्न किया है। देश के काफ़ी सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ आए हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज आई हैं, जगह जगह जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि फिर से वो विश्वास बहाली, और ये जो बाबा के दर्शन करके लोग जाएंगे, बाबा बर्फानी के हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे। बिल्कुल। अगर 4 लाख लोग जाते हैं यहाँ से, तो वो 40 लाख लोगों को बताएंगे कि नहीं, जम्मू कश्मीर जाइए। आज की स्थिति है कि पहलगांव के सारे होटल फुल हैं, सोनमर्ग में भी होटलों में बड़ी संख्या में यात्री रुके हुए हैं, और श्रीनगर शहर में भी 30 से 40% की बुकिंग हो रही है। तो अब स्थिति बदल रही है, पहले के मुकाबले आपको लग रहा है कि काफी ज्यादा बदल गई है? अभी बदल रही है। पिछली बार 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु गए थे दर्शन करने के लिए। जी, पिछली बार का आंकड़ा 12 वर्ष में सबसे ज्यादा श्रद्धालु गए थे जी। इस बार यात्रा का जो ड्यूरेशन है वो केवल 38 दिन का है, केवल 38। और पहलगांव की घटना के बाद यात्रा हो रही है। बावजूद इसके आज 2 लाख का आंकड़ा हम पार करने जाए। 3 जुलाई को शुरू हुई थी यात्रा, लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर से वहां पर यात्रा की इजाजत वो बड़ा सोच समझ करके कंसीडर डिसीजन था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से ड्रोन और बाकी चीजें देखी गई, बिल्कुल, और देश के कई स्थानों पर जिस तरह से हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाएं हुई, सोच समझ करके ये फैसला लिया गया कि श्रद्धालु जाएंगे ही। और सुविधाओं में हमने काफ़ी बढ़ोतरी पिछले 3-4 सालों में कराई है। जो दोनों तरफ से आप कहीं अगर जाएंगी तो देखेंगी 4 फीट 5 फीट चौड़ी सड़क होती थी, अब चाहे वो बाल्टा लेक्सी से जाएं तो 12 फीट चौड़ी सड़क, अच्छा, चंदनबाड़ी से जाएंगी तो 12 फीट चौड़ी सड़क। बिजली माने ग्रिड पावर इधर से माने बाल्टा लेक्सी से वहाँ तक पहुँच गई है, ठीक है। होली केब तक, होली केब से पंचतरणी तक आ गई है, पंचतरणी से यहाँ तक दूसरी एक्सिस तक, वहाँ भी अगले साल आ जाएगी। इसके टेंडर हो रहे हैं। यात्री निवास हमने कई बनवाए हैं जहाँ सुविधापूर्वक लोग रह सकते हैं। इसमें हमारे कई लोगों ने सहयोग किया है। मैं समझता हूँ कि सुरक्षा का इंतजाम हो, यात्री सुविधाओं का, इसमें पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन, श्राइन बोर्ड, सब लोगों ने मिलकर के काम किया है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की आवाम ने दिल खोल करके यात्रियों का स्वागत किया है। बिल्कुल, दिल खोल करके स्वागत किया है, क्योंकि यात्रा यहाँ के स्थानीय निवासियों के सहयोग से ज़्यादा चलती है। सरकार और प्रशासन के सहयोग के साथ साथ यहाँ के लोगों का सहयोग बहुत मिलता है। ये बिल्कुल सही बात है। पहलगाम हमले के बाद मैं खुद पहलगाम में थी और मैंने देखा था, खासतौर से जुमे की नमाज के बाद बहुत बड़ी तादाद में जो पहलगाम के रहने वाले आम कश्मीरी हैं वो सड़कों पर उतरे थे और उनकी ओर से पाकिस्तान की जमकर मुखालफत की गई थी और अपने जितने भी पर्यटक हैं उनको कैसे वो बेहतर सुविधाएं दे, सुरक्षा दे, इसकी बात करते हुए वो लोग नजर आ रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की ओर से ये जो ड्रोन का इस्तेमाल है या फिर सोशल मीडिया के जरिए भी फेक न्यूज फैलाना है, क्या ये एक बड़ी चुनौती सुरक्षा के मद्देनजर आप लोगों के सामने है? नहीं, स्वाभाविक रूप से टेक्नोलॉजी का जमाना है। मुझे लगता है कि भारत ने भी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये प्रमाणित भी हो गया है कि जो हमने चाहा, जो लक्ष्य तय किया हमारी सेना ने, उसे प्राप्त कर लिया। हमारे पड़ोसी को बौखलाहट के सिवा कुछ नहीं था। उस दावे चाहे जितने करे, वो प्रमाण कोई नहीं दे सका। और हमारी सेनाओं ने जो दावा किया जी, वो हमारी सेनाओं ने नहीं, पूरी दुनिया ने उस प्रमाण को देखा। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि अब कहने की जरूरत नहीं। और हमारे जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ ये है कि इंडिजिनस इक्विपमेंट भारत जिस तरह से डेवलप कर रहा है, रक्षा उपकरण जिस तरह से भारत बना रहा है, वो अब आने वाले दिनों में वो बहुत शुभ संकेत है। यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग वगैरह हो रही है या अभी रुकी हुई है? नहीं, बीच में कम हो गया था, फिर शुरू हो गई है। अभी हाल में कुछ बड़े
फिल्म्स की शूटिंग यहाँ होने वाली है। हमने देखा था आपकी G20 का आयोजन भी बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर किया गया था, उसकी भी तस्वीरें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनी थी। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बतौर उपराज्यपाल ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो अब आप यहाँ से पाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए? मुझे लगता है कि जो जिम्मेदारी या काम मिले उसको निष्ठा, ईमानदारी और पूरी क्षमता से करना चाहिए, इसी में संतोष होता है और वही कोशिश मैं करता हूँ। कुछ पाने के लिए काम किया जाए, मैं समझता हूँ कि ये सोच कभी नहीं रही है और आगे भी नहीं रहेगी। अब कई बार इस तरह की भी खबरें निकल कर सामने आ रही है। मैं थोड़ा अब जम्मू कश्मीर से इतर आपको राजनीति के उस मैदान पर लेकर आना चाहूँगी जिस पर पुराने दौर में आपने बड़े चौके छक्के लगाए हैं गाजीपुर से। कहा जा रहा है कि इसके बाद जब आपका 5 साल का कार्यकाल समाप्त होगा उसके बाद आप सक्रिय राजनीति में फिर से वापसी करने वाले हैं। देखिए, एक तो मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य आज नहीं हूँ। भविष्य में क्या करना है ये आज कहना ठीक नहीं। अभी मेरे पास जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से करना ये पहली प्राथमिकता है जी। और बाकी मैं बहुत कुछ बाबा बर्फानी और माता वैष्णो देवी पर छोड़ता हूँ। आपकी चर्चा चल रही है बीजेपी के अगले अध्यक्ष के तौर पर, कई ऐसे नाम हैं, उनमें से एक नाम आपका भी है। ये आप लोग चला रहे हैं, मुझे लगता है कि और कहीं मेरे नाम की चर्चा नहीं। तो इसके बारे में कुछ सूत्रों से थोड़ी जानकारी आप देना चाहेंगे? नहीं, मेरे पास अगर आपको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो क्या मेरे पास तैयार कोई हैं? सूत्र हैं और मुझे लगता है कि न मेरी कोई ऐसी जानकारी है और न ये संभव है। ये संभव भी नहीं है। नहीं, क्यों? मैंने अब मैं क्यों कारण मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे जो समझ में आता है, मेरी जो बुद्धि कहती है। आमतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह के साथ जिस तरह का आपका रिश्ता है, बहुत आत्मीयता का, हमने हाल ही में देखा था जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे वंदे भारत के उद्घाटन के कार्यक्रम में, उन्होंने जम्मू कश्मीर को बड़ी सारी सौगात भी थी। उस समय भी उन्होंने आपके कामकाज की तारीफ की, गृह मंत्री भी कई मौकों पर कर चुके हैं। तो उसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर एक सफल 5 सालों का आपका टेन्योर रहा। अब इसके आगे मनोज सिन्हा जी मुझे के लिए लगता है दूसरे कि ये दायित्व हैं। प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन है। वो अपने सहयोगियों या अपने अधीनस्थ लोगों के कामकाज की सराहना करते हैं, जिससे हौसला बढ़ता है और उनके मार्गदर्शन में बड़ी कुछ चीज़ें हमने हासिल की हैं। उपलब्धि के तौर पर भी बहुत कुछ सीखा है। गृहमंत्री जी निरंतर जम्मू कश्मीर पर पैनी निगाह बनाए रखते हैं। बिल्कुल। और बार बार आकर के ढेर सारी ऐसे निर्णय उन्होंने किए जिससे जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए। ऐतिहासिक परिवर्तन का आपने जिक्र किया, लेकिन इसी के साथ चुनौतियां, क्योंकि अनंतनाग, बारामूला, कई ऐसे हिस्से जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित होते थे, संवेदनशील इलाके माने जाते थे। अगर आज मैं बात करूं तो कौन कौन से एरिया हैं जहां पर बतौर उपराज्यपाल आपको ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत महसूस होती है? एक ही क्षेत्र है जहां ध्यान देने की जरूरत है, जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। हाँ। जो आतंकवादी हैं उनसे कैसे निपटाया जाए। बाकी मैं समझता हूं कि अवाम अब उसको ये भरोसा हो गया कि हमारा भविष्य भारत के साथ है, पाकिस्तान हमारे हितों पर बराबर चोट पहुंचाएगा। और जम्मू कश्मीर के लोगों की ये मानसिकता बदली है, खासतौर से कश्मीर के लोगों की ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। पीओके को लेकर बहुत खबरें बनती हैं कि सरकार ये काम कर रही है, पीओके हमारा है, उसके लिए जम्मू कश्मीर में कुछ सीटें भी छोड़ी गई थी, उसको लेकर क्या है तैयारी? मैं आपको पहले एक सवाल के जवाब मैंने कहा कि मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ और उस सीमा के बाहर मैं कभी नहीं जाता हूँ। तो भारत सरकार में विदेश मंत्रालय है। ये पीओके पर क्या होना है ये बात दिल्ली में आप रहती हैं, जब विदेश मंत्री से आपकी भेंट हो तो पूछिएगा, या भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से। मेरा डोमेन ये नहीं है कि मैं पीओके पर राय दूं। वैसे पूरा देश जानता है कि एक स्टेटेड पॉलिसी है, देश की संसद ने प्रस्ताव पारित किया है, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है हाँ। कि वो भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत उसे मानता है। आपने संसद की बात की, संसद से ही 370 को हटाया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की ओर से अब देखिए सदन के भीतर उसको वापस लेकर आएंगे, उसको लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। बीजेपी के लोगों ने बायकॉट कर दिया था। 370 पर वो अडिग हैं कि हम इसको किसी भी हाल में जब ताकत हमारे पास आएगी ला कर रहेंगे। ये उनका एटीट्यूड है। मैं समझता हूँ कि देश की संसद ने 370-35 को समाप्त किया और हमारी सर्वोच्च अदालत ने उस पर वैधता की मुहर लगा दी। दोबारा से अब 370 की वापसी संभव नहीं है जैसा कि दावा करते हैं विपक्षी दल। मैं कोई किसी के दावे पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि लैंड ऑफ द लॉ जो हाईएस्ट कोर्ट है उसने उस पर वैधता की मुहर लगा दी है। अभी
हम सब ने देखा था उमर अब्दुल्ला की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के सामने ही कहा गया कि 2014 में जब वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उस समय आप रेल राज्य मंत्री थे, आपका तो प्रमोशन हो गया बड़े बड़े पदों पर, लेकिन उनका डिमोशन हो गया एक पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री से अब वो केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। देना मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव के पहले ही सबको मालूम था कि अब ये स्टेट नहीं है, संघ राज्य यूनियन टेरिटरी है। इस बात से वो बहुत परेशान रहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा डिमोशन हो गया है। उनसे भेंट होगी तो पूछिएगा मुझे इस पर क्या, मैं इस बारे में आप लोगों से कोई चर्चा नहीं होती है? नहीं, मेरी उनसे चर्चा बहुत मुद्दों पर होती है, लेकिन अभी इस सवाल पर हम जवाब दें ये उचित नहीं। चलिए ठीक है, चलते चलते आखिरी सवाल, अब आगे की राह कैसे तय करने वाले हैं मनोज सिन्हा जी? और गाजीपुर की याद कितनी आती है यहाँ पर जब आप श्रीनगर के राजभवन में बैठे रहते हैं? गाजीपुर मेरी जन्मभूमि है, गाजीपुर मेरी कर्मभूमि रही है। मेरा बहुत सारे लोगों से व्यक्तिगत आज भी रिश्ता है, बहुत सारे साथियों के साथ काम किया है, तो वो अविस्मरणीय यादें हैं जो कभी मिट नहीं सकती हैं। अभी मैं दूसरा कुछ भी नहीं सोच रहा सिवाय इसके कि अमरनाथ जी की यात्रा सकुशल हो जाए। हाँ। यहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो अच्छी सुरक्षित वापस जाए और ये महसूस करके जाएं कि नहीं, यहाँ स्वागत बहुत हुआ है लोगों का, यात्रा सकुशल हो जाए, बाबा का आशीर्वाद रहे, बस इतना ही सोच। जम्मू कश्मीर में जब आप कामकाज करते हैं तो बहुत बिजी शेड्यूल होता है, सुबह से लेकर रात तक पूरा काम। आपने बहुत सारी उपलब्धियों का जिक्र किया, क्या रहता है आपका शेड्यूल यहाँ पे? आपने देखा है सुबह से तो लगभग इस तरह के कार्यक्रम लोगों से मिलना ये जरूरी भी है, और तभी सही फीडबैक मिलता है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं लोगों से न मिलता तो शायद ये बात जो आज हम कर रहे हैं बिल्कुल ये न कर पाते। हमने देखा था जब योगा डे का यहाँ पर आयोजन किया गया था, बहुत बड़ी तादाद में जो कश्मीरी महिलाएं हैं वो भी वहां पर पार्टिसिपेट करने आई थी। तो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रही है सरकार? आप देखें तो यहाँ की महिलाओं में हुनर बहुत है। ठीक है। हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम सेक्टर में देखिए, एजुकेशन में देखिए, स्पोर्ट्स में देखिए, इंटरप्रेन्योरशिप में देखिए, तो बड़ी संख्या में महिलाएं मैं कहूँ कि आगे बढ़ रही हैं। और विमेन लेड डेवलपमेंट जिसकी बात आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं, उसका एक अच्छा बेहतर नमूना आप जम्मू कश्मीर में देख सकती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।